नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कहानी की जिसने करोड़ों लोगों की आर्थिक तकदीर ही बदल दी। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन अभियान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जिसने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं ना कि आप 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो अब तक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थे, उन्हें एक मॉडर्न इकोनॉमी से आखिर जोड़ेंगे कैसे? ये चुनौती जितनी बड़ी लगती है ना, इसका जवाब उतना ही असरदार और सीखने लायक है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस बड़ी आर्थिक खाई को समझेंगे जिसे भरना जरूरी था। फिर देखेंगे कि भारत की डिजिटल क्रांति ने क्या कमाल किया। इसके बाद उन सरकारी योजनाओं के ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया। हाँ, रास्ते में जो मुश्किलें हैं उन्हें भी समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रेट फाइनेंशियल डिवाइड। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हम प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहे थे। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है कि देश के हर इंसान तक, खासकर गरीब और कमजोर तबके तक, बैंकिंग, लोन, बीमा, पेंशन जैसी जरूरी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचें, और वो भी सस्ती कीमत पर। समझिए, ये सिर्फ कोई सुविधा नहीं है, ये तो एक तरह से आर्थिक नागरिकता का अधिकार है। अच्छा, पर ये इतना जरूरी क्यों है? इसका लॉजिक बिल्कुल साफ है। जब लोग फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर होते हैं तो वो बचत नहीं कर पाते, बचत कम होती है तो वो निवेश भी नहीं कर पाते, और जब निवेश नहीं होता तो वो गरीबी के एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे देश की तरक्की को धीमा कर देता है। तो फिर इस चक्र को तोड़ने के लिए भारत ने आखिर किया क्या? यहीं से शुरू होती है भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी। एक ऐसी क्रांति जिसका स्केल आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा इन आंकड़ों को देखिए और इनकी विशालता को महसूस कीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 52 करोड़ से ज्यादा, जी हां, 52 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोले गए। अंदाजा लगाइए, ये नंबर लगभग पूरे यूरोप की आबादी के बराबर है। ये इस पूरी मुहिम का वो पहला और सबसे जरूरी कदम था जिसने करोड़ों लोगों के लिए फॉर्मल इकोनॉमी का दरवाजा खोल दिया। और बात सिर्फ खाते खोलने तक नहीं रुकी, उनका इस्तेमाल भी हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे लोगों के खातों में भेजी गई। इसने बीच के सारे बिचौलिए खत्म कर दिए और सिस्टम में जबरदस्त पारदर्शिता आई। और हाँ, इस सिस्टम की असली ताकत तो तब दिखी जब कोरोना महामारी आई और सरकार करोड़ों लोगों तक बिना किसी देरी के सीधी आर्थिक मदद पहुंचा पाई। अच्छा, ये तो हुई सरकार की बात, पर आम लोगों ने इस क्रांति को कैसे अपनाया? इसका सबसे बड़ा सबूत है यूपीआई। आज 35 करोड़ से ज्यादा लोग एक्टिवली यूपीआई यूज कर रहे हैं। इसने डिजिटल पेमेंट को चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक पहुंचा दिया है। और तो और, यूपीआई ने फिनटेक स्टार्टअप्स की एक पूरी नई दुनिया के लिए रास्ते खोल दिए हैं। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक ग्लोबल लीडर बन गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो दिखाती है कि भारत का मॉडल दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव के पीछे का इंजन क्या था? वो कौन सी चीज थी जिसने ये सब मुमकिन कर दिया? जवाब है जैम ट्रिनिटी। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त फॉर्मूला था। जनधन यानी सबका बैंक खाता, आधार यानी सबकी एक डिजिटल पहचान, और मोबाइल यानी हर हाथ में कनेक्टिविटी। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जिसने इस क्रांति को सच कर दिखाया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन सरकारी योजनाओं को देखते हैं जिन्होंने इस पूरे ब्लूप्रिंट को असलियत में बदला। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट की जो नींव है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसने जीरो बैलेंस खाते की सुविधा दी, मतलब खाता खोलने की सबसे बड़ी टेंशन ही खत्म। साथ में मिला रुपए डेबिट कार्ड, 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी। इसने से सिर्फ एक बैंक खाता नहीं बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बना दिया। इसके बाद नंबर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, जो छोटे छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के लोन देती है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है एकदम नया काम शुरू करने के लिए, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसने लाखों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है।
हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ बैंक खाता खोलना नहीं है। यहाँ दो बहुत जरूरी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना, जो सिर्फ 436 रुपए साल में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देती है, और दूसरी है सुरक्षा बीमा योजना, जो महज 20 रुपए साल में, सोचिए, लगभग 1.5 रुपए महीना में 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है। इसने सोशल सिक्योरिटी को वाकई हर किसी की पहुंच में ला दिया है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए अटल पेंशन योजना है, जो बुढ़ापे का सहारा बनती है। SC/ST और महिला उद्यमियों के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। और स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने का जो प्रोग्राम है, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा महिला केंद्रित माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम बन चुका है। लेकिन इतनी सारी सफलताओं के बाद सवाल उठता है कि क्या सब कुछ एकदम सही हो गया है? तो जवाब है नहीं। अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो आज भी जमीन पर मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी कहानी का पूरा सच उसके दोनों पहलुओं को देखकर ही समझ आता है। तो ये जो चार्ट है, ये हमें बताता है कि असली चुनौतियां क्या-क्या हैं। एक तो है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, मतलब लोगों को इन सुविधाओं का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर है डिजिटल डिवाइड, जहां गांव और शहर में इंटरनेट की पहुंच में अभी भी फर्क है। एक और बड़ी समस्या है डोरमेंट अकाउंट्स, यानी ऐसे खाते जो खुल तो गए हैं पर उनमें कोई लेन देन नहीं हो रहा। और इनके अलावा जेंडर गैप और हमारी बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी भी बड़ी चुनौतियां हैं। जेंडर गैप का मुद्दा तो खास तौर पर ध्यान देने वाला है। ये बात सच है, और एक शानदार कामयाबी भी है कि जनधन खातों में से 56% महिलाओं के हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन खातों पर कंट्रोल भी महिलाओं का है? आज भी आर्थिक फैसले लेने की ताकत और लोन पाने में उनके सामने मुश्किलें हैं। मतलब खाते तक पहुंच तो मिल गई, पर असली आर्थिक ताकत वो अभी भी एक मंजिल दूर है। और यहीं से हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, द नेक्स्ट चैप्टर। अब कहानी सिर्फ पहुंच यानी एक्सेस देने की नहीं है, बल्कि उस पहुंच को एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण में बदलने की है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हमें करना क्या होगा? सबसे पहले फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी होगी। लोगों को सिखाना होगा। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा। लोगों को सिर्फ खाते नहीं, बल्कि क्रेडिट, बीमा, पेंशन जैसी सर्विसेज एक साथ देनी होंगी, ताकि वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिनटेक की मदद से KYC और लोन प्रोसेस को और आसान बनाना होगा। और सबसे ज़रूरी, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खास तौर पर नीतियां बनानी होंगी। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन सिस्टम तो बना लिया है, एक शानदार हाईवे तैयार कर दिया है, लेकिन अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या हर कोई इस हाईवे पर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ पाएगा? पहुंच से सशक्तिकरण तक का सफर अभी जारी है।